नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम आज की मुलाकात। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की मुलाकात में हम आपको रूबरू करवाते हैं किसी खास शख्स से। और आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो बहुत खास इस मायने में है क्योंकि वो हमारी जो प्राचीन या हम कहें पुरातन हेल्थ परंपरा थी उसको कैरी कर रहे हैं, उसको आगे लेकर के जा रहे हैं। यूनानी, आयुर्वेदी और होम्योपैथी तीनों मिलाकर के आयुष विभाग कहलाता है। और आयुष विभाग के मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी हमारे सामने हैं। और अच्छी बात हम आपको बता दें कि आजकल जहां कुछ ऐसे मंत्री और विधायक हो रहे हैं जो हाई स्कूल भी पास नहीं है, वहीं दयालु शंकर मिश्र के साथ अच्छी बात यह है कि उन्होंने ना सिर्फ बॉटनी से पीएचडी किया बल्कि कॉलेज में प्रधानाचार्य भी रहे। तो हमारे सामने मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक अच्छी बात है कि आप पढ़े लिखे लोग जब मंत्री बनते हैं तो लोगों को भी अच्छा लगता है कि विभाग के मंत्री हैं, अच्छा समझेंगे, चीज़ों को अच्छी समझ करके आगे बढ़ाएंगे। विषय मंत्री बनना नहीं है जी, विषय है कि राजनीति भी समाज का एक बड़ा नेक और पवित्र कार्य है। और इसमें भी पढ़े लिखे लोगों का आना लोगों को आश्चर्य क्यों होता है मैं नहीं समझता, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति तो समाज में, दुनिया में कहीं भी रहता है तो अपनी पहचान अलग छोड़ता है, अपनी छाप अलग छोड़ता है। और पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज को अच्छे तरीके से समझता है, जानता है और खुद भी उसने जीवन के विभिन्न पहलुओं को जिया है। तो पढ़ाई लिखाई उसके काम आती है। विधा क्षेत्र कोई भी हो, अगर वो पढ़ा लिखा है तो निश्चित ही उसको एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता है और अच्छा उसको आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। तो वो चीज़ों को समग्रता से देख करके उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। पढ़ाई एक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण, इंसान के लिए ना गहना है पढ़ाई, शिक्षा। बगैर शिक्षित हुए आप समाज को जो मुझको लगता है कि बहुत कुछ नहीं दे पाएंगे, ये ऐसा मेरा मानना है। नहीं, ये बहुत शानदार। आप गाजीपुर के रहने वाले हैं, लेकिन आप गाजीपुर मेरा गांव है। गांव है आपकी, लेकिन बाई बर्थ कहते हैं ना, जन्म से काशी में हूँ। जी। बाबा विश्वनाथ, माँ अन्नपूर्णा और बाबा काल भैरव की नगरी में हूँ और उन्हीं मोहल्लों में पला बढ़ा हूँ। मेरे घर के बाईं तरफ महामृत्युंजय महादेव का मंदिर है। मेरी गली से जब मैं सड़क पे निकलता हूँ अपने, तो सामने चिंताहरण हनुमान जी और रत्नेश्वर महादेव है। मेरे घर के थोड़ी सी बगल में कृत्तिवासेश्वर महादेव है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ऋणहरेश्वर महादेव है और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो काशी के काल भैरव। तो उसी मोहल्ले में पला बढ़ा हूँ जन्म से। तो ये मेरा सौभाग्य है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में पला बढ़ा हूँ, पढ़ा हूँ, पढ़ाया हूँ और पूरी ज़िंदगी काशी में जिया। ये एक अच्छी बात है, ये एक बड़ी बात है कि आपने पूरा अपना कर्मस्थली जो बनाई गाजी बनारस को, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है कि काशी और उससे भी बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। उनकी कर्मस्थली बनने के बाद तो जैसे सोने में सुहागा कहते हैं ना, तो काशी के सपनों को चार चांद लग गए हैं। काशी का फिर से अतीत का जो वैभव था काशी का, और काशी को उन्होंने बहुत कुछ दिया है, बदल के रख दिया काशी को। काशी में जैसे बड़ी दुनिया की सबसे प्राचीनतम जिंदा नगरी है काशी। दुनिया में इस उम्र का कोई शहर वर्तमान में जिंदा नहीं है। जिंदा का मतलब कि जो आज भी हो, कल भी था, अतीत में भी था। तो काशी पुराणों से वर्णित है काशी, और ऐसी नगरी जो बहुत प्राचीन हो, इतिहास से भी प्राचीन कहते हैं काशी को। तो उस नगरी में जीवन की बहुत सारी चीज़ों का अभाव था। 14 में प्रधानमंत्री जी के काशी का सांसद बनना और देश का प्रधानमंत्री बनना, और उनका ये कहना कि माँ गंगा ने बुलाया है। तो आने के बाद सबसे पहले उन्होंने माँ गंगा को स्वच्छ और निर्मल किया। बड़े बड़े जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए। आज काशी में एक बूंद भी सीवेज का पानी, गंदा पानी नहीं बहता। आज हमारे घाट स्वच्छ हो गए, माँ गंगा अविरल निर्मल हो गई। और नमो घाट, एक बड़ा शानदार घाट उन्होंने बनाया है, काशी को दिया है। हाथ जुड़े हुए सारे घाट हमारे बहुत साफ सुथरे हैं, बहुत मैंने देखा वो घाट। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता का जो देश में उन्होंने एक मिशन, स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत किया उन्होंने, तो उसका पहला फावड़ा जो चलाया वो भी 80 घाट पर ही चलाया। वहीं से उन्होंने झाड़ू लगाना शुरू किया। आज काशी स्वच्छ हुई। स्वच्छ है, सुंदर है, हरित काशी, स्वच्छ काशी, सुंदर काशी, नव्य काशी, दिव्य काशी और भव्य काशी, ये मोदी जी की काशी है। जितने नाम दिए जाए कम है जी। बहुत परिवर्तित हुई है आज शानदार सड़कों की वजह से,
सबसे बड़ी चीज़ तो बाबा विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर। और बिल्कुल नहीं, मैंने देखा जिस तरह से ब्रिजेस बने हैं, जिस तरह से पुल बने हैं, और तो अभी उन्होंने जस्ट आपसे मेरी बातचीत के चंद दिन पहले जी काशी को 25,000 करोड़ रुपए में 2 बड़ी शानदार सड़क परियोजनाएं दिया उन्होंने। जी जी एक वरुणा कॉरिडोर और एक गंगा कॉरिडोर, बिल्कुल, जिससे कि काशी के आवागमन को, आने वाले भविष्य की काशी को तैयार करने के लिए तो 40-45 किलोमीटर के 2 भव्य डेडिकेटेड कॉरिडोर जिनको कहते हैं, तो वो काशी को दिया है। कितना फायदा मिलेगा अगर ये जो 25,000 करोड़ की योजनाएं अगर परवान चढ़ जाएंगी तो कितना फायदा मिलेगा? जो आने वाले तीर्थयात्रियों का, काशी में पर्यटकों का, दर्शनार्थियों का दबाव है काशी पर, और वो किसी दिशा से कोई आए, काशी में प्रवेश करने के बाद वो मंदिर के बहुत करीब जाके एक ऐसा पुल बना है जो इस पार से सामने बाबा विश्वनाथ के मंदिर के ठीक उस पार से एक नए पुल से मंदिर जुड़ जाएगा। तो लोग अब वॉक करते हुए पैदल मंदिर तक आएंगे, नीचे माँ गंगा का भव्य दिव्य नज़ारा, घाटों को देखते हुए, निहारते हुए फिर वो बाबा का दर्शन करेंगे, फिर काशी घूमेंगे। गाड़ियाँ उनकी शहर के बाहर ही पार्क हो रही हैं, तो जो दर्शनार्थियों के आने का जो काशी पर दबाव है, भीड़ का, वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगा, बहुत आसानी होगी। और ये उम्मीद कल की काशी के लिए, अतीत भविष्य की काशी के लिए, कि आने वाले दिनों पर जो और बोझ बढ़ता जाएगा, दबाव बढ़ेगा भीड़ का, उसको नियंत्रित करने के लिए लगातार फुटफॉल बढ़ रहा है, लगातार आज काशी में करीब 1.25 करोड़, मतलब 1.25 लाख 1.5 लाख लोग रोज आते हैं। तो कल्पना करिए कि काशी पे कितना लोग का आना का दबाव है। और जब त्यौहार आते हैं, गंगा दशहरा, देव दीपावली, और कुंभ में अभी आपने देखा कि करोड़ों करोड़ों लोग काशी आए। जो कुंभ का स्नान करते थे वो काशी ज़रूर आते थे। अब जैसे भगवान राम के मंदिर के बनने के बाद से, चाहे वो जो भी आता है कोई दर्शनार्थी, तो भगवान राम का दर्शन करता है, बाबा का दर्शन करता है और प्रयाग चला जाता है। तो ये एक ऐसा त्रिकोण बना है जिसको आप गोल्डन ट्रायंगल कह सकते हैं। देश के दर्शन तीर्थ यात्रा के हिसाब से एक स्वर्णिम तीर्थ यात्रा मानी जाती है, जहाँ की हर आदमी चाहता है कि एक बार अयोध्या भी हो ले, काशी भी हो ले। काशी, मथुरा, अयोध्या का जो बिल्कुल प्रयागराज है, आगे माँ विंध्यवासिनी है। जी आगे बढ़ते हैं। आप तो शिक्षक बनने निकले थे, शिक्षक थे, प्रधानाचार्य थे, आप भला लोगों थे का और है। शिक्षक तो जीवन भर रहता है इंसान, लेकिन ये अचानक से राजनीति, देखिए शिक्षा कभी, मैंने आपसे कहा ना कि जाया नहीं जाती। बिल्कुल ठीक बात। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। बिल्कुल ठीक बात। तो अगर आपने पढ़ा है, पढ़ाया है समाज को, बच्चों को पढ़ाया है, स्कूल कॉलेज की नौकरी किया है, तो वो सारी चीज़ें आपके जीवन में हमेशा आपके काम आती हैं। बिल्कुल सही बात। इसमें मैंने कहा ना आपसे कि वो प्रेरणा देती हैं, वो सहायक बनती हैं, और आपके साथ साथ वो चलती रहती हैं। तो शिक्षा और जैसे कोई व्यक्ति सदैव शिक्षक हो ये भी ज़रूर नहीं, शिक्षार्थी वो पहले होता है। जीवन भर तो सीखने का अवसर है, ज्ञान असीमित है और उसकी कोई सीमा नहीं है। तो आप जीवन भर तो शिक्षार्थी रहते हैं, फिर शिक्षक हैं, समाज को जो बांट देते हैं वो शिक्षा का काम होता है। कह सकते हैं कि लाइफ इज ए लर्निंग, ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जीवन भर आदमी सीखता है, इसकी कोई सीमा नहीं, कोई और कोई अंत नहीं है। शिक्षा ज्ञान का तो कोई किसी सीमा में ज्ञान को बाधा नहीं जा सकता। तो मुझको लगता है कि जीवन भर हर व्यक्ति निश्चित ही पहले तो वो शिक्षार्थी होता है, सीखता है, और फिर बाद में अगर ईश्वर ने उसको कुछ ज्ञान दिया है तो वो समाज को बांटने का वो अच्छी बात है। लेकिन राजनीति में कैसे आपने फिर कन्वर्ट किया अपने आप को? राजनीति कोई कैसे, राजनीति को लोग अलग से परिभाषित क्यों करते हैं मैं समझ नहीं पाता। राजनीति, इंसान अगर समाज के लिए जीता है, उसके मन में समाज के प्रति सेवा का भाव है, लोगों के दुख दर्द का भागीदार बनने का अगर भाव है उसके अंदर, और वो समाज के लिए जीना चाहता है, फिर यही तो राजनीति है। लोगों के जीना, दूसरों के सुख दुख का सहायक बनना, दूसरों के दर्द का भागीदार बनना, खुशियों में शामिल होना लोगों के, और लोगों के दुख को, लोगों के दर्द को, लोगों की पीड़ा को, लोगों के कष्ट को, लोगों के मन की भाषा को पढ़ने का जिस व्यक्ति के अंदर अगर जज्बा है तो फिर वो राजनेता है, वो समाज के लिए। और आजकल नेता, प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद से इस देश में राजनीति अलग से कोई नहीं करता। जो सेवक होता है, जो समाज के लिए जीता है, मरता है, वही तो राजनीति कर रहा है। नहीं, आपके मन में राजनीति का अंकुर कैसे फूटा? लोग मैंने कहा अलग से कुछ नहीं किया जी। जब पढ़ाई कर लिया BHU से, पढ़ाई करने के बाद मैं जिस विद्यालय में मैं करीब 12 साल तक इंटरमीडिएट में जिस विद्यालय में पढ़ा, जी, उसी विद्यालय में मुझको एज ए बतौर प्रवक्ता
वनस्पति विज्ञान की नौकरी मिल जी। गई। तो मुझको लगा कि मैं जहाँ से चला था 12 सालों बाद उसी जगह पे फिर लौट ये आया। बड़ी बात है। फिर वहीं एज ए लेक्चरर मैंने 19 साल तक जॉब किया। जी। फिर बाद में प्रिंसिपल हो गया तो चंदौली चला गया। फिर बाद में वर्तमान में डीएवी इंटर कॉलेज है बनारस का, वहाँ का प्रिंसिपल। प्रधानाचार्य। तो ये यात्रा है। तो इसमें क्या है कि जब आप अपने घर अपने मोहल्ले में, मतलब मैंने कहा कि मध्यमेश्वर जो मेरा घर है, मेरे घर से बगल में थोड़ी दूरी पर मेरा विद्यालय था जहाँ मैं पढ़ता था। फिर 10 साल में बीएचयू चला गया। 10 साल की पीएचडी के बाद मैं जब वापस लौटा तो बतौर प्रवक्ता मैंने नौकरी शुरू कर दिया। तो फिर वही मोहल्ला घर मिल गया, फिर वो मेरा स्कूल मिल गया मुझको। तो फिर जीवन जहाँ से चला था वहीं लौट आया। मतलब जहाँ पढ़ा वहीं पढ़ाया। ये अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है। जी। फिर मुझको लगा कि अब मेरे पास वक्त है, अपने घर में लौटा हूँ, अपने मोहल्ले में लौटा हूँ, जहाँ कहना मैंने जहाँ पला बढ़ा वहीं फिर लौट आया। तो फिर उन्हीं गलियों में जीता था, उन्हीं गलियों में मेरी दोस्ती, मेरा रिश्ता, सब कुछ तो वही छोटा सा। आप तो काशी को जानते हैं कि गंगा माँ गंगा है, घाट हैं, गलियां हैं, बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, बाबा काल भैरव है, माँ अन्नपूर्णा है, विशालाक्षी हैं, माँ संकटा है, माँ गंगा है, माँ राजराजेश्वरी है, माँ तारा है। मतलब आपको लगेगा कि सब कुछ, सारे न जाने कितने भगवान विनायक के रूप हैं, अष्ट भैरव। आपने इतना बता दिया, मुझे काशी के 80 की वो किताब याद आ गई पूरी। उन्हीं गलियों में मैंने कहा ना कि अष्ट भैरव हैं, नौ दुर्गा है, नौ गौरी हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है। काशी में संपूर्ण सनातन को समेटे हुए काशी है, सारे देवी देवता हैं। तो जब उन्हीं गलियों में फिर से लौट आया तो मुझको लगा कि इससे अच्छा कुछ नहीं है। समाज के लिए जीता हूँ, थोड़ा सा उनके लिए कुछ करता हूँ, तो समाज मुझको अपना मानने लगा। फिर उन्होंने गले लगा लिया। मैंने आपसे बताया कि मेरी यात्रा फिर वहीं से आगे बढ़ गई। आपने 2005 में कांग्रेस ज्वाइन किया? नहीं, मैं शुरू से कांग्रेस में था। मैं यूथ कांग्रेस का जिला का अध्यक्ष था जी। और 99 में पहली बार जिला अध्यक्ष बना यूथ कांग्रेस का, 99। फिर उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था। 2007 में मैं विधायक का चुनाव लड़ा। फिर 2012 का 2 बार आपको टिकट दिया, 2 बार एमएलए का। लेकिन क्या कारण थे कि आपको जनता ने मतलब आप जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, या जनता ने आपको सही से आकलन नहीं किया? मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ता था। कांग्रेस के बारे में आपको पता है कि कांग्रेस धीरे धीरे हाशिए पर जा रही है। समय के साथ लोगों ने अपने निगाहों से कांग्रेस को उतार दिया है। और फिर कांग्रेस की जो सोच है, जो नीतियां हैं, जिन रास्तों पर कांग्रेस चल रही है, तुष्टीकरण की राजनीति है, परिवारवाद की राजनीति है, तो उसने मेरे जैसे व्यक्ति को घुटन महसूस हो रही थी। तो फिर मुझको एक अच्छा मौका आया 2014 में, जब मोदी जी काशी के सांसद के उम्मीदवार बने, तो मैंने 2014 में कांग्रेस छोड़ दिया और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तब से लेकिन 2009 में तो कांग्रेस ने अच्छा किया था, पहली बार यूपी से 24 सांसद जीत करके आए थे। देखिए, जीत हार मैंने कहा ना कि कोई पार्टी जो कभी बटवृक्ष रही हो, आज आपने देखा कि वो बोनसाई के रूप में धीरे धीरे सिमटती जा रही, कांग्रेस सिमट रही। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कोई पार्टी जब अपनी नीतियों से, अपने सिद्धांतों से समझौता करने लगती है तो वो धीरे धीरे फिर हाशिए पर जाने लगती है। मेरे जैसा नौजवान, मेरे जैसा व्यक्ति जिसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कांग्रेस में किया हो, फिर वो कभी न कभी जीवन के किसी मोड़ पर विवश हो जाता है पार्टी छोड़ने के लिए। तो वो एक, मैंने कहा आपसे कि घुटन हो रही थी और एक मौका सामने आया तो लगा कि जरूर जानना चाहें कि वो खास व्यवस्था क्या थी? व्यवस्था क्या थी आपकी जो आपको कांग्रेस छोड़ने पर? तुष्टीकरण। हाँ, कांग्रेस की जो नीतियां है ना, वो विवश कर रही थी। मैंने आपसे कहा ना कि मन में पीड़ा थी। एक बहुत ही देश की धार्मिक राजधानी काशी है, कह सकते हो कि देश की अध्यात्म की, ज्ञान की, वैराग्य की, संस्कृति की, देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी कहते। उस शहर में जो चीज़ें घट रही थी वो मन को विचलित करती थी। तो फिर अच्छा, लेकिन ये तो पॉलिसी तो कांग्रेस की बहुत पुरानी है। दलितों को गले लगाया, मुस्लिमों को गले लगाया, सवर्णों को गले लगाया, लेकिन वही तो कांग्रेस आज समय के साथ धीरे धीरे आपने देखा ना कैसे वो पिछड़ती जा रही है। तो मैंने कहा ना कि जब आप हाशिए पर जाते हैं तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आपकी कार्यशैली, आपका तौर तरीका, आप जो काम कर रहे हैं वो समाज को, के लोगों को कहीं ना कहीं से समाज ने ही तो ठुकराया है कांग्रेस को। आज समाज ने बीजेपी को जिस तरीके से गले लगाया है, देश के हर हिस्से में आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का केसरिया किस तरह से लहरा रहा, किस तरीके से भगवा ध्वज पूरे देश में। तो एक दौर है और लोगों को, समाज के लोगों को पार्टी की नीतियाँ दिखती हैं
काम दिखता है, वादे दिखते हैं, भरोसा दिखता है। मोदी जी की कही हुई बातें इस देश में लोगों को लगता है कि ये इनकी कथनी करनी में, बीजेपी का सिद्धांत जो है कथनी करने में कोई फर्क नहीं, जो वादा देश के साथ किया था पूरा करके दिखाया। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, विपक्ष आरोप लगा रहा कि रोजगार दिया नहीं। रोजगार किसी को दिखाई दे, विपक्ष को तो चश्मा विपक्ष के पास ऐसा है कि उनको किसी अच्छाई को वो नहीं देख पाते हैं। लेकिन देश समृद्ध हुआ है। क्या आपको लगता है माँ गंगा पूरी तरीके से साफ सुथरी हो गई, निर्मल हो गई? देखिए, माँ गंगा में धीरे धीरे, अब हम गंगा की बात कहाँ कर रहे हैं, हम तो अब जमुना की बात करने लगे, गोमती की बात करने लगे। इस देश की नदियों की स्वच्छता के लिए तो जो आज सीवेज नदियों में लोग ऐसे ही बहा देते थे, जितनी इंडस्ट्रीज़ होती थी उनके जितने भी वेस्टेज होते थे वो लोग ऐसे ही, अब कानपुर की सारी टेनरीज को सीज कर दिया गया। काशी में जितने नाले थे उनको टैप करके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। मैंने कहा ना कि आज सीवेज ही तो गंदा करता है ना, प्रदूषित करता है। आज भी कानपुर का जो सबसे बड़ा नाला है 80 MLD का, वो भी बह रहा गंगा में जा रहा है। नहीं, आप पता कर लीजिएगा, शहर वाइज जितने भी महत्वपूर्ण बड़े शहर हैं उन सबसे बड़ जितना सीवेज का डिस्पोजल है उससे बड़ी क्षमता के ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिए गए हैं और बन रहे हैं, बना दिए गए हैं, काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन। आप जल को हाथ में लेके देखिएगा तब आपको निर्मलता समझ में आएगी। जब आप माँ गंगा के तट पर बैठकर थोड़ी देर आप उसके कहते हैं ना, अरे सर, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि गंगा निर्मल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट आपने देखा कि आप जब नदी के जल को जब आप स्वीकार करें, जब आप उसके जल के पास जाएंगे ना, तब आपको लगेगा कि गंगा का पानी कैसे स्वच्छ हुआ। हम लोगों ने तो, हम तो घाट के किनारे ही जीते हैं। हमने आपसे कहा ना कि हम लोगों ने माँ गंगा के स्वरूप को बदलते देखा। आगे बढ़ते, कांग्रेस ने आपको 2 बार टिकट दिया। आप भारतीय जनता पार्टी में 2014 में आ गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट ही नहीं दिया, ना 2017 में टिकट दिया, ना 2022 में आया भी नहीं था। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने नीतियों और सिद्धांतों पर बीजेपी ज्वाइन किया है। बीजेपी के एक सिपाही, एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करने के लिए बीजेपी ज्वाइन किया है, बिना शर्त ज्वाइन किया है। कोई शर्त नहीं थी कि टिकट लूँगा तभी पार्टी ज्वाइन करूँगा, कोई शर्त। मैंने कहा ना कि जब आप की आस्था कहीं ना कहीं से घायल होती है, जब आपका मन दुखी होता है, तब जब आप किसी से जुड़ते हैं तो फिर बिना शर्त, मैंने कहा ना कि सिर्फ एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं 8 साल तक लगातार काम करता रहा। आपने कहा टिकट नहीं दिया, लेकिन ये किसी पीड़ा और दुख का विषय नहीं है। मैं चूँकि जुड़ा हूँ, काम कर रहा हूँ, काम करते रहा, आज आपके सामने हूँ। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की यही रणनीति कि पहले वो पूरी तरीके से देखती है, परखती है, उसके बाद ही कुछ करती है? क्या परखना नहीं है जी, किसी कार्यकर्ता को जब काम करने का अवसर मिलता है तो वो हृदय की गहराइयों से, बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। लेकिन आपको 2 बार टिकट नहीं दिया, लेकिन अचानक से आपको मंत्री बना दिया। मैं कह रहा हूँ किससे पूछा जाए। मैंने कहा ना कि कार्यकर्ताओं का, हम लोगों की ड्यूटी है, हम लोग का फर्ज है काम करते रहना। कार्यकर्ता काम करते रहता है। पार्टी के जो नीति नियामक है, जो हमारे ऊपर बैठे लोग हैं, निर्णय करने का अधिकार उनके पास है, वो करते भी हैं। समय के साथ आप देखिए ना, सबकी झोली भरती रहती है, लोग आगे बढ़ते रहते हैं, कारवां चल रहा है। आज आप अगर आज आप स्वार्थ में वशीभूत होकर कोई चीज़ मांगते हैं तो न मिलते हैं तो आपको पीड़ा होती है, लेकिन आप काम करते रहिए, एक दिन देखिए पार्टी कैसे आपके लिए झोली खोल देती है। तो ये बड़ी बात है कि नीलकंठ तिवारी, जो कि आरएसएस के बहुत ही करीबी लोग थे, उनको हटा करके उनको मंत्री पद न देकर के आपको मंत्री पद दिया गया। वो कल भी विधायक थे, आज भी विधायक हैं, लेकिन मंत्री पद तो आपको दिया गया, जबकि आप किसी सदन के सदस्य नहीं थे। सुनिए, मंत्री बना मैंने कहा ना, वो भी पार्टी का विशेषाधिकार है। ऊपर बैठे हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं उनका विशेषाधिकार है। वो देश के प्रधानमंत्री जी की कंस्टिट्यूएंसी। क्या देखा आप दयालु देश के प्रधानमंत्री जी का कर्म क्षेत्र, आपने कहा ना कि मोदी जी की कर्मस्थली है काशी, तो हर निर्णय में पार्टी के लोगों का, हर चीज़ को वो लोग विचार करते हैं, सोचते हैं, जो अच्छा लगता है वो कर रहे हैं। मैंने कहा कि किसका कटा ये विषय नहीं है, किसी को दिया, किसी की झोली भरी, ये महत्वपूर्ण है। और जिसको ऐसे आप देखिए ना, लगातार कुछ न कुछ नया होता रहता है काशी को। तो हम सब लोग सिर्फ एक कार्यकर्ता हैं, काम करते रहिए, फैसले का अधिकार ऊपर के बड़े हमारे लोगों के पास। लेकिन कहा यह जा रहा है सर कि जब आपको मंत्री बनाया गया तो मुख्यमंत्री कार्यालय में आपका मोबाइल नंबर तक नहीं था, और आप पूर्वांचल विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष थे, लेकिन डीएम को इन्फॉर्म किया गया। सडन होती हैं तो लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य होता है, और अचानक कोई चीज़ होती है ना, तो एक बार की ऐसा माहौल बनता है कि नहीं। आपको क्या लगा, यकीन लगा कि हाँ हमको मंत्री बनाया गया है?
बनाया भाई जब सूचना आती है तो फिर आपको भरोसा करना पड़ता है। मैंने कहा कि मैं पूर्वांचल विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष था, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। मैं लगातार 4.5 साल तक, एक 3 साल के बाद फिर से रिन्यू किया बोर्ड ने, तो दूसरी पारी में भी मैं काम कर रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ काम कर रहा था। तो लगातार बना रहा सिस्टम में और काम करता रहा। और फिर आपने जो कहा कि पार्टी ने उस लायक समझा तो एक जिम्मेदारी दिया, एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं हो सकता। नहीं, एक बड़ी बात है कि आपको पूर्वांचल विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया, उसके बाद सीधा मंत्री बना दिया, जबकि आप किसी सदन के सदस्य नहीं थे। तो जब आपको बनाया गया तो होली निकल चुकी थी, लेकिन फिर भी लोगों ने होली और दीपावली एक साथ मनाया। क्या था ये प्यार उनका? देखिए, जिसके साथ आप जीते मरते हैं उन लोगों को खुशी होती है कि उनके बीच का कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा। जब उपाध्यक्ष बना तब भी लोगों में खुशियाँ थी, मंत्री बना तो भी, एमएलसी बना तो भी, आज भी काम करता हूँ तो सबके मन में ये भाव रहता है कि ईश्वर इनको, वो हमसे, जैसे समाज आपसे उम्मीदें करता है। आप जिनके बीच में जीते मरते हैं, जिनके लिए काम करते हैं, उनके कुछ सपने होते हैं जिनको पूरा करना है आपको। तो अब आपके अपने सपने का तो कोई मतलब ही नहीं बचता। फिर आपको जब समाज के लिए जीने लगते हैं तो आपका सब कुछ, आपका जीवन समाज को समर्पित हो जाता है। तो फिर हम को जो भी सोचना है उनके लिए सोचना, उनकी सोचना है कि वो कैसे उनका और अच्छा कर सकूं, उनके और काम आ सकूं, उनकी और मदद कर सकूं। तो फिर इसी भावना के साथ काम कर रहा हूं। तो हमारे हर कदम पे उनको खुशियां होती हैं, उनको अच्छा लगता है। तो एक समाज का बड़ा तबका है जो मेरे साथ इन बातों पे उनको खुशी मिलती है। एक सवाल तो ये है, आपका नाम है दयाशंकर मिश्र, डॉक्टर दयाशंकर मिश्र। दयालु गुरु की उपाधि आपको कहाँ से मिली? काशी में हर व्यक्ति को गुरु कहते हैं लोग। जी, अगर जाति से ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, जी जी, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ और शिक्षा का काम किया। मैंने कहा ना, शिक्षा दान एक विधा है, एक विषय है। तो एक तो गुरु बन गया, शिक्षा का गुरु बन गया, पढ़ाई टीचर बन गया, तो गुरु अपने आप बन गया। काशी में ऐसे गुरु बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं। मेरा छोटा नाम है दयालु, लोग मेरे नाम बचपन से जुड़ा हुआ, घर में बुलाने का नाम था, तो फिर दयालु, और बाद में वो गुरु जोड़ दिया। तो गुरु तो अलग है, गुरु तो मैं था ही, मैंने आपसे कहा कि शिक्षक था तो गुरु ही था। लेकिन वो दयालु जो नाम है वो बचपन से माता पिता ने रखा है, क्या सोच के रखा ईश्वर जाने, लेकिन वो शुरू से बचपन से जुड़ा हुआ नाम है। घर में सब लोग आज भी उसी नाम से ही बुलाते हैं, समाज भी बुलाने लगा अब तो पूरा, तब सबको नाम पता है तो सब लोग बुलाते हैं। यूनिवर्सिटी लाइफ में भी यह नाम जुड़ा रह गया। जी, चलिए ये अच्छी बात है। हम वर्तमान की बात करें, दिल्ली की अगर हम बात करें, लोकसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। काकरोच जनता पार्टी वहाँ प्रदर्शन कर रही है और सदन के अंदर भी धरना प्रदर्शन चल रहा है और किसान भी प्रदर्शन कर रहा है। कैसे देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? देखिए, एक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, जी, एक गरीब और पिछड़ा देश जब ताकतवर और मजबूत हो रहा है तो दुनिया के बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे देशों की आंख की किरकिरी बना हुआ है भारत। और जितने भी झंझावात आते हैं, जितनी भी परिस्थितियां क्रिएट की जाती हैं भारत को अस्थिर करने के लिए, भारत को कि भारत की चाल धीमी पड़ जाए, सबका यही प्रयास है कि इस ग्रोथ रेट से भारत आगे बढ़ता रहा। हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इस पे कोई दाग नहीं है ना। तो ये कहाँ से आ रही है? इस देश के नौजवानों के, इस देश की सारे लोगों के समर्पण का और भारतीय जनता पार्टी के एक प्रेरणादायी नेतृत्व का, मोदी जी के, इस देश की, जैसे को होता है एक ट्रेन चल रही है, इंजन ताकतवर है, सारे डिब्बे, सारे यात्री सभी खुशी मन से आगे बढ़ रहे, देश प्रगति कर रहा है। उस देश को, ये इंग्लैंड को कैसे अच्छा लगेगा जब हमने उसको 5वीं पायदान से ढकेला होगा? इंग्लैंड तो यही सोचता होगा ना कि मेरा गुलाम 200 वर्षों तक गुलाम रहने वाला देश, लेकिन आज तो हम वापस 6ठी पोजीशन पर आ गए ना। मेरे भाई, कैसी अस्थिरता का दौर है। कोई 6वीं मैं कह रहा हूँ आपसे कि हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, एक विकसित राष्ट्र बनने की तरफ, विश्व गुरु बनने की तरफ हमारी मंजिल तय है। हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कि कब तक अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो कब दुनिया का 2047 तक का रोड मैप इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बना के रखा है। देश उसी तरफ बढ़ रहा, हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो देश को अस्थिर करने का एक साजिश, ये कुछ ऐसी, आपको पता है कि देश में नकारात्मक सोच के बहुतेरे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत तीसरी बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का एक
प्रधानमंत्री चुने जाना, आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं? जी। नहीं लगता आपको? दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? जी। ये चीज़ें बाजार से खरीदी हुई नहीं है। ये जनता के 140 करोड़ लोगों का भरोसा जीतकर चुनी हुई सरकार। सारा संसार आप देखते हैं कैसे न्यूजीलैंड जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, इंग्लैंड जाएं, इटली जाएं, उस देश में जो अपने भारतवंशी लोग कैसे आतुर हैं देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करने को। दुनिया के दूसरे देशों के लोग किस तरह से सम्मान आपके प्रधानमंत्री को देते हैं। ये भारत की 140 करोड़ लोगों की ताकत का सम्मान है। जी। कांग्रेस अपना अलग से प्रदर्शन कर रही है और आज देखिए, जिंदगी की आखिरी लड़ाई जिसको कहते हैं, जी। कांग्रेस हो, सपा हो, सारा विपक्ष एकजुट होकर लड़ लिया पिछला चुनाव, आपने देखा। जी जी। तो अब सबको लगता है कि वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। वो सिर्फ अपने सत्ता पाने की लोलुपता है, उनको देश से कोई मतलब नहीं। अगर देश से रिश्ता होता, देश से नाता होता, देश की प्रगति से अगर उनके मन को थोड़ी भी खुशी होती तो वो विदेश जाके भारत की बदनामी न करते। वो जब ऑपरेशन आपने देखा कि सिंदूर हुआ तो सेना की आलोचना, राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जो इस देश का रहने वाला एक भारतवंशी, आप राजनीति सियासत को अलग चश्मे से जब आप देख रहे हैं, आपको सेना की कभी आलोचना किया इस देश में? जब भी अतीत गुलाम आज़ाद भारत के बाद से जब भी सेना, कभी किसी ने सेना के मनोबल तोड़ने की बात किया? वर्तमान का विपक्ष लेकिन सर करता सवाल है। ये ना कि जो नुकसान हुआ वो तो बताया भी नहीं गया। 2 साल बाद बताया जा रहा है कि 6 हमारे सैनिक शहीद हो गए, 6 हमारे बड़े अधिकारी उसमें शहीद हो गए। नहीं, मैंने कहा ना, सारे गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही कामयाब मिशन था और देश की सेना ने स्वीकार किया, सेना की खुद रक्षा ताकत। मंत्री ने स्वीकार किया कि हमारे 6 लोग शहीद हुए उसमें। अरे भाई, इतनी बड़ी लड़ाई, इतनी बड़ी जंग, आप ऐसी जंगें कैसे जीत रहे? आप भूल गए अतीत की लड़ाइयों को। आपने कितना नुकसान सहा इस देश में। आज आप अपने घर में बैठे अपनी ब्रह्मोस मिसाइल से आपने सारे दुश्मन के और आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया। ये किसमें आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा, आप अपने घर में बैठे आप जंग लड़ रहे हैं। ये बढ़ती हुई ताकत है भारत की। आप देखिए, राजनीति के चश्मे से अगर भारत की प्रगति को, भारत की ताकत को अगर आप नहीं देखिएगा, तब आपका सच्चे मन से जब आपको लगेगा कि नहीं, देश प्रगति कर रहा, हम हर दिशा में, आर्थिक मोर्चा हो, चाहे हम देश की सीमाओं की रक्षा की बात हो। अब देखिए, कश्मीर के 370 हटने के बाद कश्मीर ही वो राज्य है जिसने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे का पुल बन रहा। कश्मीर में आज नमो भारत, वंदे भारत जैसी शानदार ट्रेनें चल रही। तो आज कश्मीर के लोगों से पूछे किस तरह से उनका कश्मीर खुशहाल हो रहा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि काम हो रहा है। आप आयुष विभाग के मंत्री, बहुत प्राचीन पद्धति है ये, कैसा चल रहा है सारा काम आपका? आयुष इस देश की चिकित्सा की या जीवन शैली की, भारतीयों को स्वस्थ हजारों हजार साल से, ये देश दुनिया के सबसे पुरानी सभ्यताओं वाला देश है। बिल्कुल। हड़प्पा भी आपके पास है, मोहनजोदाड़ो भी आपके पास है, कालूखेड़ा भी आपके पास है, धौलावीरा भी आपके पास है। ये दुनिया की जो प्राचीन सभ्यताएं निकल के आ रही, उसमें भारत की सभ्यताएं 6000, 7000, 8000 साल की मिली। तो तमिलनाडु में भी जो अभी मिला वो हम अतीत का भारत कैसे जिंदा था, अतीत का भारत कैसे स्वस्थ था, कैसे निरोग था, कैसे वो सोने की चिड़िया था, कैसे वो दुनिया के दूसरे देशों के लोग, एक सारा संसार भारत को देखने आता था। बिल्कुल आता था ना। तो किस भारत को, जो भारत स्वस्थ था, खुशहाल था, जिसके जीडीपी उसके दौर, नेचर के बहुत करीब उस दौर की जीडीपी दुनिया के हिसाब से हम बहुत आगे हुआ करते थे। हम सोने चांदी के सिक्के के बदले हमने व्यापार किया है, विनिमय किया है, तभी तो सोने चांदी का देश बना भारत। ठीक है, उस भारत को के लोग कैसे स्वस्थ थे, निरोग थे? तो वो सारी अतीत का आयुर्वेद, अतीत की सिद्धा, स्वरिकपा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, ये भारत की, हमारे तो देश के प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आपने कहा ना, मोदी जी ने किया क्या इस देश में? मोदी जी ने इस देश के सनातन को सहेजा है, देश के अतीत की विरासत को सहेजा है। आयुष भी उसी विरासत का एक हिस्सा है। आयुष में योग भी शामिल है। उन्हीं के प्रयासों की देन है कि संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दिया। कि सारा संसार, कि भारत के योगियों की, संतों की, ऋषियों की, मुनियों की, महंतों की और बड़े बड़े महर्षियों की त्याग और तपस्या की एक विधि है, एक साधन हुआ करता था योग। उस योग को मोदी जी ने जन जन तक पहुंचा दिया। और सिर्फ भारत नहीं, आज सारा विश्व योग करता है। भारत की इस विधा को सलाम है। कोई शक नहीं है। संसार ने भारत की एक इस विधा को संसार ने गले लगाया। ये मोदी जी की देन है। आयुष का मंत्रालय बनाया,
होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, सुवारिकपा, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, ये 7 विधाएं हैं जिनको मिलाकर ये सूरज की किरणों के ये कहते हैं ना कि 7 रश्मियां हैं, 7 किरणें हैं, 7 किरणें जी, 7 रंग हैं ये। जी जी, रश्मि रथी के कहते थे 7 घोड़े हुआ करते थे। तो ये 7 प्रकार है हमारे। कोई विधा पर्वतीय अंचलों में प्रचलित है। आयुर्वेद के बारे में तो आपको पता है कि आयुर्वेद का जिक्र वेदों से है, वेदों में मिला जी। और सिद्ध हमारी जो है वो दक्षिण भारत में प्रचलित है, जिसके जनक काशी के महर्षि अगस्त्य हुआ करते थे। सुवारिकपा जो है देश के संपूर्ण पर्वतीय अंचलों में कश्मीर से लेकर 7 पूर्वोत्तर राज्यों तक प्रचलित है। उस विधा का के जन्मदाता भगवान गौतम बुद्ध को मानते हैं। होम्योपैथ चूँकि हमारी विधा नहीं है, जर्मनी में जन्मी है, लेकिन सबसे ज़्यादा फल फूल हमारे भारत में रही, वो सबसे कम पैसे की, सबसे सस्ती है, जो जन जन में व्याप्त है, लोगों को बड़ी अच्छी लगती है, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक। कड़वी दवा नहीं खानी पड़ती, मीठी गोली खानी पड़ती। तो इन सारी विधाओं को उन्होंने 2014 में 9 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश में मोदी जी ने आयुष का मंत्रालय बनाया, और आयुष की सारी विधाओं को एक साथ सहेज के, और मोदी जी किसी को अलग नहीं करते, सबको जोड़ के, सबको एकजुट। आज उनका प्रयास है कि देश को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए 2047 तक के सबसे ताकतवर मजबूत भारत के लिए, और एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए जो मोदी जी का सपना है, वो तभी संभव जो देश के नागरिकों को, कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। मस्तिष्क बीमार है तो शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। तो जब हम स्वस्थ और निरोग होंगे तभी अच्छे मन से, बड़े मन से हमारी युवा पीढ़ी, हमारे नौजवान इस देश की तरक्की के लिए, भलाई के लिए काम करेंगे। तो उनके इंटीग्रेशन के इसी प्रयासों की देन है कि आज ये 7 विधाएं मिल के काम कर रही हैं। बिल्कुल, ये अच्छी बात है सर। अच्छा, अगर आप कुछ थोड़ा समय में बता सकें 30 सेकंड में कि कितने आपने आयुर्वेद के कॉलेज बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए? उत्तर प्रदेश में इसके पहले तक जी, जब हम स्वास्थ्य से अलग हुए तो हमारे पास 4000 अस्पतालों का एक सेटअप है जी, जिसमें करीब 1558 हॉस्पिटल हमारे होम्योपैथ के हैं जी, और 2111 हॉस्पिटल हमारे पास आयुर्वेद के हैं, जिसमें 4 बेड, 10 बेड, 50 बेड, 15 बेड, 30 बेड, ऐसे करके जो पुराने हॉस्पिटल हैं। 50 बेड तो मोदी जी की जो परिकल्पना है कि इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल अब हम बनाएंगे, तो हमने जो है अब तक करीब 16 जिला मुख्यालयों पर इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल बनाए। 8 हमारे अस्पताल बन के तैयार हैं जो अलग अलग जिला मुख्यालयों पर 50 बेड के अस्पताल, इसमें होम्योपैथ भी, यूनानी भी और आयुर्वेद भी, योग भी, सारी विधाओं को मिला के अस्पताल बना रहे हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा का काशी में एक बड़ा शानदार अस्पताल बन के तैयार है। 2 नए मेडिकल कॉलेज, 19 राजकीय मेडिकल कॉलेज पहले से थे, 86 प्राइवेट कॉलेज थे, 105 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कॉलेज हैं, जिसमें हमने बताया कि 19 राजकीय मेडिकल कॉलेज थे। 2 नए मेडिकल कॉलेज हमारे बन चुके। अयोध्या के नए आयुर्वेद के मेडिकल कॉलेज का माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया। तो कुल मिला के अब एक यूनानी का मेडिकल कॉलेज बरेली में बन के तैयार हो गया। अब हमारे पास कुल 21 मेडिकल कॉलेज है, एक बनारस में होम्योपैथ का बना। गोरखपुर में अभी भी कुछ, गोरखपुर में आयुष का विश्वविद्यालय बना है। आयुष का विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में आयुष का विश्वविद्यालय नहीं था बंटवारे के बाद से उत्तरांचल के, तो अब उत्तर प्रदेश के पास महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष का विश्वविद्यालय है, जिसकी महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने उद्घाटन किया। उसके बनने के बाद से उत्तर प्रदेश के सारे मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट, राजकीय, सबका एफिलिएशन शुरू हो गया, सबकी परीक्षाएं शुरू हो गई, सबका सत्र नियमित हो गया। हम वहाँ हमने डिग्री और डिप्लोमा के तमाम यूजी और पीजी के क्लासेस शुरू कर दिए। योग की भी डिप्लोमा हमने शुरू कर दिया। पैरामेडिकल के लिए, पंचकर्मा के लिए, इन सब के लिए डिप्लोमा डिग्री के कोर्सेज विश्वविद्यालय ने शुरू कर दिया। और हमने उत्तर प्रदेश में जैसे लखनऊ है तो लखनऊ में नेशनल होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट की एक शाखा उत्तर प्रदेश में खुली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, एक बड़ा कदम जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी गाजियाबाद में एक बड़ा एडवांस सेंटर उत्तर प्रदेश को मिला है। अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की घोषणा किया देश में। हम उम्मीद करते हैं कि देश का सबसे बड़ा राज्य, कि विश्व में 4 एम्स हैं लेकिन यूपी में एक भी एम्स नहीं। हम अगर इसके हम उम्मीद करते हैं, उत्तर प्रदेश बड़ा है, प्रधानमंत्री जी की कर्मस्थली है और योगी जी में भी लगातार प्रयास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि उत्तर प्रदेश को एक अय्या मिल जाए, या उसको कहते हैं जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, वो बड़ा एडवांस सेंटर है उत्तर लखनऊ में, दिल्ली में सरिता विहार में है, अभी प्रधानमंत्री जी ने गोवा में उद्घाटन किया, जयपुर में पहले से काम कर रहा है।
तो हम लगातार शोध के भी संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थापित करते जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये मैं है उसी पर आ रहा था कि मैं ये देख रहा हूँ सर ना, आपने सनातन के लिए तो बहुत काम किया, सनातन आपने अयोध्या बना दिया, कॉरिडोर बनारस का बना दिया, लेकिन शिक्षा पर वो काम नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। R&D पर हम कैसे 0% इन्वेस्ट करते हैं, जबकि चाइना 55%। जी, ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ की 20-25 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, 30 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, 68 से 70 मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर हम विश्वविद्यालय बना रहे हैं। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय नहीं था, विश्वविद्यालय बन रहा। मिर्ज़ापुर में विश्वविद्यालय नहीं था, विश्वविद्यालय बन रहा। काशी में 5 विश्वविद्यालय हैं। तो हमारी कोशिश है कि मंडल मुख्यालयों के बाद हम प्रत्येक जिलेवार विश्वविद्यालय कम से कम बनाए। न जाने कितने डिग्री कॉलेज, न जाने कितने नवोदय, न जाने कितने बच्चों की शिक्षा के लिए कस्तूरबा बालिका विद्यालय। ये जो इसके बारे में कोई बहुत, अगर कभी आप सर्वे करिएगा तो आपको लगेगा कि लगातार राजकीय मेडिकल कॉलेज, लगातार राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, लगातार हम जनरल जो सामान्य महाविद्यालय हैं, इनकी स्थापना उत्तर प्रदेश में होती चली जा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि शिक्षा को लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य, मैंने कहा ना कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन, ये सारी चीज़ें तो वर्तमान के उत्तर प्रदेश की बात करिएगा तो ये पिछले 9 सालों की उपलब्धियां हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ कभी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का कंसेप्ट होता था। आज वही उत्तर प्रदेश है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 ODOP, 1 प्रोडक्ट। आप कहते हैं हर जिले की एक पहचान का सामान है, हर जिले की एक पहचान का खाद्य पदार्थ है, व्यंजन। ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। होड़ मची है, स्वच्छता की होड़ मची है। अपने आप को साबित करने के लिए हर जिले, मतलब एक ODOP कर दिया, अब दूसरी ODOP की बात हो रही है। वो नई नई चीज़ों को फिर से, जैसे काशी है, काशी की बात करूंगा तो आपको सुन के अच्छा लगेगा कि सारी काशी में अब तक 2 दर्जन से ज़्यादा GI टैगिंग मिल चुका है। हमारी चीज़ों को इंटरनेशनली स्तर पर जो मान्यता है, वो उसके चीज़ों को उसके बाद फिर दुनिया भर का बाजार उपलब्ध होता है, संसार का भरोसा उन चीज़ों पर बढ़ता है। हमारी बनारस का पान, लंगड़ा आम, बनारस की बनारसी साड़ी, लकड़ी का खिलौना, जरदोजी और मीनाकारी, वो हमारी एक बर्फी बनती है, पेड़ा, लाल पेड़ा। तो आपको लगेगा कि एक शहर में इतनी खूबियों की चीज़ें, इतनी विशेषताएं लिए चीज़ें अभी तक क्यों नहीं मान्यता मिलती। वैसे भी तो बनारस की सुबह काफ़ी फेमस है ना, कहते हैं ना बनारस। मैंने कहा वो वही होड़ उत्तर प्रदेश के हर जिले में है। बलिया में है तो वहाँ बिंदी बनती थी, ODOP का प्रोडक्ट बिंदी था। आज बलिया का सत्तू एक ब्रांड बन गया है। तो हर जिले में वहाँ की जो विशेषताएं हैं, जो खूबियाँ हैं, जो पहचान की चीज़ें हैं, मैंने कहा ना कि जो विरासत है उसको सहेजते हुए भविष्य के प्रगति के पथ पर बढ़ रहा उत्तर प्रदेश है। जी, इसमें कोई शक नहीं कि विरासत को आप लोगों ने काफ़ी आगे बढ़ाया है। लेकिन सवाल ये, अच्छी बातें बहुत हो गई हैं, लखनऊ का मेडिकल कॉलेज है, लेकिन वहाँ पर मरीज नहीं आते हैं, और कई बार तो वहाँ जी कभी आपने खाली पड़ा रहता है पूरा। किसी छोटे अस्पताल में कभी आपने सुना था डायलिसिस होते हुए? जी, आज हमारे हर जिला के अस्पताल में MRI की मशीनें हैं, CT स्कैन है, सारी जांच की मशीनें हैं। मैंने भी, देखिए, अगर राजनीति की, मैंने कहा आपसे ना कि अगर किसी बात को राजनीति के चश्मे से हट के देखा जाए, मैंने भी देखा अपने जिला के अस्पतालों को क्या हुआ करता था, सिवाय एक्सरे के कुछ नहीं होता था। लेकिन आज आपने ही जब आप जब औचक निरीक्षण करने गए अयोध्या में, तो वहाँ आपको कुछ नहीं मिला, बिजली है नहीं, कुछ अस्पतालों में आपने अपना खुद ही औचक निरीक्षण किया और वहाँ बिजली नहीं थी। ऐसा कहीं नहीं जी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था वहाँ, कोई अस्पताल आपने खुद डांट लगाई। ना ना, आपको कहीं से गलतफहमी हुई है इस बात को लेकर। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज हमारे अस्पतालों में CT स्कैन MRI नहीं होता। हमारे 50 बेड के अस्पताल है, वहाँ एक वेल डेवलप्ड जो OT है, एक्सरे मशीनें हैं। लेकिन हमारे जो पुराने अस्पताल हैं आयुर्वेद में हमारा, आपको पता है कि हमारे अस्पतालों में डॉक्टर हैं, हमारी दवाएं हैं। और जो आपने एलोपैथ की चर्चा किया, मेडिकल कॉलेज की बात किया, तो मैं आपके मेडिकल कॉलेज की बात बताऊं कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में आज जिले का जो अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, सब वेल इक्विप्ड है।
धीरे धीरे वो चूंकि ठीक है, एक मैं साथ आपके अपने विभाग की बात करें तो आयुष विभाग की बात करें तो जो 4,000 आपके पास में ये कॉलेज देखिए, है, अब उन पुराने उसमें- अस्पतालों को जी, पुराने अस्पतालों को आपके नए पास रूप जमीन में अपनी है परिवर्तित नहीं, करना, किराए पर हैं सारे, 1200 वो- से ज़्यादा अस्पतालों को जी। हम लोगों ने अपनी ज़मीन पर बना लिया। ये पिछले जो उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार बनने के बाद का जो परिवर्तन है वो आपको बता दूं कि अब हम अस्पताल और इलाज की बात नहीं करते, हम वेलनेस की बात करते हैं। वेलनेस की बात तो करते हैं। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के 1200 पुराने अस्पतालों को अब तक हम लोग आयुष वेलनेस सेंटर के रूप में परिवर्तित कर चुके हैं। नेशनल नैम जिसको जी, बुलाते हैं, 225 योग वेलनेस सेंटर बना चुके हैं। अस्पतालों को परिवर्तित करके उनके नए रंग रूप कलेवर के साथ नई अपनी ज़मीन पे, तो धीरे धीरे पूरा, चूँकि हम एक किराए के भवनों में ज़्यादा थे, सीएचसी में, पीएचसी में, गांव में, ग्राम पंचायत की ज़मीन पे, दान की ज़मीनों पे, ऐसे करके चल रहा था। अब हमारा प्रयास है कि हर साल हम जितनी ज़मीनें हमको उपलब्ध होती जाती हैं, हम नए अस्पताल बना रहे हैं, अपने अस्पतालों को नए शिफ्ट कर रहे हैं। तो आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे कि आयुष का हर अस्पताल आपको सजा संवरा और नया ये दिखेगा। एक अच्छी बात है। लेकिन हम पीछे की बात करें, अब तक जो आपने बहुत सारे काम किए, लेकिन अभी भी गांव देहात में डॉक्टर नहीं है, नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पिछले 4 सालों मेरे आने के बाद, जैसे मेरे बनने के बाद से, जी, हम लोग करीब अब तक 3-3,500 से ज़्यादा पोस्टिंग कर चुके हैं। तो 4,000 नियुक्तियां आयुष ने कर दिया है। 2-2,500 लोग हमारे अभी हर कुछ सर्टेन टाइम के बाद, चूँकि लोक सेवा आयोग उसके पहले वर्किंग नहीं था, आपको पता है कि लोक सेवा आयोग जैसी पवित्र संस्था सीबीआई जांच के दायरे में थी, कोई चेयरमैन बनना नहीं चाहता था। वो तो मुख्यमंत्री जी योगी जी के बनने के बाद से सब कुछ बदला है। अब लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ चयन आयोग जैसे संस्थाएं बड़ी नेक नियति से, बड़ी पवित्रता के साथ काम कर रही हैं। अब हमको न मतलब प्रोफेसर की कमी है, न रीडर की कमी है, न प्रवक्ता की कमी है, न फार्मासिस्ट की कमी है, सब कुछ लगातार अनवरत रूप से। लेकिन सर मेरे पास जो डाटा है, अभी भी गांव देहात में डॉक्टरों की काफ़ी कमी है, बहुत पैरामेडिकल स्टाफ बहुत मिनिमाइज हो गया। जी जी, मतलब जब आप जिलेवार आंकड़े लीजिएगा, क्या आप ईमानदारी से बता सकते हैं कितने पद रिक्त हैं अभी तक? मैंने आपसे कहा ना जी कि नियुक्ति करने का अधिकार अगर हमको हो, सरकार को हो, तो वो कर ले। चूंकि पारदर्शिता के लिए और ईमानदारी से की जाने वाली नियुक्तियों के लिए लोक सेवा आयोग, जो हमारे अधिकारी रैंक की पदें हैं, उनको भरने के लिए लोक सेवा आयोग है। हमारे जो फार्मासिस्ट और नर्सेज, इन सब की नियुक्तियों का काम अधीनस्थ चयन आयोग करता है। एक भी अधियाचन उत्तर प्रदेश के आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी में पेंडिंग नहीं है। सब कुछ वो जैसे जैसे नियुक्तियां एडवर्टाइज करते हैं, जैसे 1002 फार्मासिस्ट का, 400 फार्मासिस्ट होम्योपैथ के, 1002 आयुर्वेद के, ये सारी नियुक्तियां अनवरत रूप से हो रही हैं। 400 की खेप 2 बार मुझको फार्मासिस्टों की मिल चुकी है। अभी मुख्यमंत्री जी के हाथ से मैंने तमाम नियुक्ति पत्र, तो ये अनवरत रूप से, मैंने कहा ना कि जो कमियां हैं, चूँकि उसको भरने का अधिकार हम, जो फिर भी कॉलेज चलाने के लिए और जो भी अपनी संस्थाओं की मान्यता प्रभावित न हो, तो उसके लिए हम लगातार संविदा पे नियुक्तियां करते हैं। पुराने जो संविदा करते हैं कर्मी हैं, उनको रिन्यू करके हम अपना काम, मेरा काम कहीं से प्रभावित नहीं है। अच्छा चलिए, मान लें आपने बहुत काम किया, इस बात में कोई शक नहीं, क्योंकि आप खुद मैंने नहीं किया, सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री जी और आपको प्रेरणा है प्रधानमंत्री जी की। लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी वो कौन से काम अधूरे रह गए हैं जो अगर आपको एक टर्म और मिले तो आप ये एक भी करना चाहते हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि एक नया मंत्रालय है जी, मंत्रालय बनने के बाद से जिम्मेदारियां, जब आप नई शुरुआत करते हैं, विधा पुरानी है, मंत्रालय नया है, हमारी राह भी नई है, हमको नए रास्ते पे आगे बढ़ना। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अपने पूरे देश में, मुख्यमंत्री जी भी का सपना है कि हम देश में बड़े अस्पताल बनाएं। दक्षिण भारत के हमारे, आपने देखा कि प्राकृतिक चिकित्सा और के संस्थान, उनके बहुत एडवांस सेंटर हैं उनके पास। हम वैसे बड़े अस्पताल बनाने जा रहे हैं। हम छोटे अस्पतालों को सजा संवार के अच्छा करके, चूँकि एक बड़ा सेटअप है, उसको भी अच्छा करना, नए अस्पताल भी बनाना, और आयुष के प्रति समाज के लोगों की विचारधारा में परिवर्तन आया है, ये आप भी महसूस करते हैं। आयुष के प्रति लोगों का भाव, लगाव बढ़ा है। आज जन जन में जिस तरीके से आयुष के प्रति लोकप्रियता बढ़ी है, तो हमारी जिम्मेदारियां बड़ी हो रही हैं, हमारे प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा, मैं सवाल फिर से वहीं पर आएंगे। आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें छूट गई हैं, इनको अगर हमको अगले मौका मिला तो? मैंने कहा ना कि लक्ष्य बड़ा है जी, लक्ष्य बड़ा है, अपने आप को और स्थापित करने के लिए। सबसे बड़ी भरोसा समाज का आजकल शोध, तो सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स की स्थापना, लगातार नए नए इंस्टीट्यूट्स, हमारी दवाओं के मानक, दवाएं जो बने वो सर्टिफाइड हों,
हमारी जो कंपनियां हैं दवाओं की, जिनकी हम दवाएं समाज में लोगों को देते हैं, वो दवाएं मानक के अनुरूप हों। कॉलेज हमारे मानक के अनुरूप, मैंने कहा ना कि हर बात पर अपने को खरा साबित करने के लिए मानकों के अनुरूप अपने को ढालना है, तब समाज का भरोसा बढ़ेगा। और आने वाला कल मैं आपसे बड़े गर्व से कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी के सपने हैं कि आयुर्वेद इस देश के आयुर्वेद है क्या? आपने बचपन में देखा होगा अपने अपने आंगन में अपनी माँ को, दादी को तुलसी की पूजा करते हुए। वो तुलसी क्या है? तुलसी भी आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा, रामायण में भी देखा कैसे संजीवनी लेके हनुमान जी आते हैं, लक्ष्मण को अतीत में किसी ने उस वैद्य का नाम देश धीरे धीरे भूल रहा होगा, जिस हुसैन वैद्य ने लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा किया, जिस जड़ी बूटी ने आज देश संजीवनी को नहीं जानता। तो हम अपने पुरानी धरोहर को सहेज लें। और इतना ही नहीं, महाभारत के युद्ध में भी रात भर युद्ध, दिन भर युद्ध होता था। शाम को 5 बजे युद्ध के समाप्त होने के बाद दोनों सेनाओं के घायल सैनिकों की वैद्य लोग ही उपचार करते थे, मलहम पट्टी करके सवेरे फिर से उनको लड़ाई के लिए तैयार कर देते। चलिए सर, ये तो बात हो गई आपके विभाग की, थोड़ी राजनीति की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि 2027 का चुनाव एकदम सामने है। कैसे देखते हैं इस चुनौती को? कैसे लगाएंगे हैट्रिक? बीजेपी चुनाव के लिए काम नहीं करती, हम लोगों का दिल जीतने के लिए काम करते हैं, हम लोगों का भरोसा जीतने के लिए, विश्वास जीतने के लिए, सबका साथ। लोगों ने तो अपने स्वार्थ में ना अपनी जाति को, एक एक जाति की सियासत किया है। लोगों ने समाज को तोड़ने का काम किया, आपस में हम लोग के बीच में दूरियां बढ़ा के वो सियासत। लेकिन आपके यहाँ भी तो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हो रहा है, मेरी बात रविदास जयंती मनाई जा रही है। मेरी बात सुनिए, हम लोगों ने, हमारा नारा तो सुन लीजिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमारी मंजिल जो तय होगी वो सबके प्रयास से होगी, और वो संभव कैसे है? जब हम सबका विश्वास जीते। आज समाज का कोई तबका ऐसा नहीं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ न हो। मोदी जी ने कहा ना कि इस देश में 4 जातियां हैं, एक गरीब हमारे लिए, किसान हमारे लिए, हमारी मातृशक्ति, हम उस पर फोकस करते हैं। हम किसी को अलग, अगर किसी को राशन मिलता है, यकीन के साथ बताइएगा कि राशन क्या जाति पूछ के दिया जाता है? इसमें कोई शक नहीं है, गरीब राशन सबको मिलता है, योजनाओं का लाभ सबको नहीं। मैं मिलता है। एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर किसी को आवास दिया जाता है तो आवास देने का पैमाना क्या गरीबी है, न कि जाति है? अगर किसी को भी आयुष्मान का कार्ड दिया जा रहा है, इलाज की सुविधा, जाति पूछ के दी जा रही है? किसी को भी, किसान की सम्मान निधि दी जा रही है, विश्वकर्मा सम्मान निधि के जो कामगार हैं 18 प्रकार के, उनको, जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थी हैं, रेहड़ी पटरी ठेला, कभी किसी ने इस देश में इनकी चिंता किया है क्या? नहीं किया। चलिए सर, समय कम जाति न पूछी के, सिर्फ हमको देश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर को उठाना है। 25 करोड़ लोगों के जीवन का स्तर बदला है, गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ईश्वर से प्रार्थना करिए, सरकार तो बनती रहेंगी। तीसरी बार मैंने आपसे कहा ना, बड़े गर्व से कहा, इसीलिए गर्व से कहा कि जब दुनिया में लोकतंत्र मिट रहा हो, जब दुनिया में राजशाही मिट रही है, सारा संसार अस्थिर है, हम बुद्ध के लोग आज भी शांति से, सत्य और अहिंसा की बात करते हैं। हम दुनिया के ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। सारे संसार में आतंकवाद, टेररिज्म के खिलाफ हम दुनिया के अगुआ बन चुके हैं। तो हम सबसे, हमारी चाल अलग है। हमारी बात पे संसार का भरोसा इसलिए है कि मोदी जी इस देश के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। योगी जी दुनिया के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के भरोसे पे जीतकर सरकार बनाने वाले मुख्यमंत्री हैं। दोनों ने अपनी पारी से इस देश में एक रिकॉर्ड कायम किया। मोदी जी इस देश के सफलतम प्रधानमंत्री हैं, योगी जी उत्तर प्रदेश के सफलतम मुख्यमंत्री हैं। तो ये चुनाव के लिए नहीं काम हो रहा, दिल जीतने के लिए आगे बढ़ते हैं। आपने बहुत दिल जीता लोगों का, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये बता दिए कि असली लड़ाई आपकी किससे है उत्तर प्रदेश? समाजवादी पार्टी से या कांग्रेस और सपा के गठबंधन से? किसको देख रहे हैं आप? कोई गठबंधन कर ले। हमने आपसे कहा ना कि हम अपनी चाल चलते हैं। हम सुबह से शाम तक, हम मतलब हमारी सरकार, हमारी पार्टी वो दिन रात लोगों के भरोसे के लिए काम कर रही है। लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन आए, लोगों का जीवन कैसे खुशहाल हो, कैसे खुशियां आए, भारतीय जनता पार्टी का यही सपना है, देश की सरकार का, उत्तर प्रदेश की सरकार का, कि लोगों के खुशी वाले चेहरे, खुशहाली ना ऐसे नहीं दिखती। खुशहाली जब उनके बीच में जब आप जाते हैं तब आपको लगता है, जब आप अच्छी शानदार सड़कों पे चलते हैं, जब 24 घंटा बिजली से आपके घर रोशन है, जब आपके घर में इलाज की सुविधा के लिए सबकी जेब में आयुष्मान का कार्ड है, तो तब लगता खुशहाली ऐसे एक काम से नहीं आती खुशहाली।
जब जीवन में सर्वांगीण परिवर्तन हो रहा हो, सब कुछ देश बदल रहा, शानदार ट्रेनों में चलना, मैं अधिकांशतः आज उत्तर प्रदेश को एयरपोर्ट्स का प्रदेश कहा जा रहा, उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे का प्रदेश कहा जा रहा। हम गर्व की अनुभूति करते हैं कि हम दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे का पुल हम बना रहे हैं। कोई शक नहीं कि आपने बहुत विकास के बहुत सारे काम किए, लेकिन ये बता दीजिए आप अपनी पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस को 2027 के चुनाव में कैसे देखते हैं? क्योंकि 2022 में उनको थोड़ा सा उनकी खोई जमीन वापस मिली थी। नहीं, वो भ्रम है लोगों का। मैंने कहा ना कि कांग्रेस लोगों के दिल और दिमाग से, जेहन से उतर चुकी है। अब तो कांग्रेस की बात काहे करते हैं, समूचे विपक्ष को एक जगह, एक पैमाने, एक पलड़े पे खड़ा करके पार्टी की बात करते हैं, सब एक जगह एकजुट हो चुके हैं। आपके साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो चुनाव लड़ चुके हैं, एक साथ लड़ चुके हैं। दुनिया का सबसे बड़ा गठबंधन वो बना के लड़ चुके हैं। इंडी गठबंधन आप भूल गए? अभी पिछले चुनाव तक तो वही था गठबंधन। अब एक पार्टी का, अब तो सब मिल के लड़ रहे हैं बीजेपी की सरकार को वो रोकना चाहते हैं। 240 पर रोक दिया था केंद्र की सरकार को। अरे भाई, रुकना कहाँ है, सरकार आज बढ़ रही है आगे ना, सरकार अपना काम कर रही है ना। मैंने कहा ना कि वो उनका प्रयोग था कि वो सब मिल के, सारे जानी दुश्मन, एक दूसरे की आलोचक, दूसरे की बुराई करने वाले, दूसरों के खिलाफ अब तक न जाने कितने चुनाव लड़ चुके लोगों का एक सत्ता लोलुप लोगों का गठबंधन। अच्छा सर, ये बताइए, एक मुहावरा आजकल, एक नारा बहुत चल रहा है कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी जहाँ चुनाव जीतती है वहाँ तो सरकार बनाती है, जहाँ चुनाव नहीं जीतती है वहाँ सरकार जरूर बनाती है। नहीं, तोड़ के बनाएंगे, फोड़ के बनाएंगे, सरकार ये विपक्ष की बौखलाहट है, ये विरोधियों की चाल है, ऐसे बदनाम करने की साजिश है। आप सत्ता, आपने देखा बंगाल का चुनाव, कितनी तपस्या के बाद, कितनी मेहनत के बाद, 15 सालों के अराजकता से लोग उब चुके थे, परिवर्तन चाहते थे। ऐसा नहीं है, लोग विकास की जो गंगा बह रही देश में, सब लोग उस धारा में अपने को समाहित करना चाहते हैं। उड़ीसा मिला हो, बंगाल मिला हो, ये आपको क्या लगता है कोई सत्ता किसी से छीनी? उसके कर्मों का फल है ये, उनकी अराजकता है, उनका गुंडा राज था जिसके खिलाफ लोगों के मन में एक विद्रोह की भावना थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको अवसर दिया, आज सब लोग आपके साथ। विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट किया है, मंदिर, राम मंदिर में जो चंदा चोरी का मामला हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? सरकार ने एसआईटी गठित कर दिया, बड़ी कड़ाई से जांच हो रही है। हमारी निगाह में जो दोषी है, सरकार जिनको दोषी पाएगी, जांच एजेंसियां जिनको दोषी पाएंगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और किसी को भी, जिस मंदिर के साथ देश के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हो, अगर किसी ने भी किसी तरह की गलती किया है, वो बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा है, जांच चल रही है और सबके खिलाफ कार्रवाइयाँ, और ये लोग जेलों में है। हम किसी को बचाने, आप मानते हैं कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंची है? निश्चित पहुंचेगी, और वो चंद लोग हैं, गिनती के लोग हैं जिन्होंने गलत किया है, तो उनको सजा उनको मिलेगी, ऐसा थोड़े है। और भविष्य में किसी को ऐसा करने का अधिकार भी नहीं मिलेगा। विपक्ष एक नैरेटिव कर रहा है कि आप नीट परीक्षा हो या जितनी भी सीबीएसई की परीक्षा है, करीब 150 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, और वो युवाओं को इकट्ठा कर रहे हैं। नीट का एग्जाम युवाओं को लेकर के और चंदा चोरी को लेकर के, अराजकता को भूल गए हैं जी। कैसा माहौल हुआ करता था इसी उत्तर प्रदेश में। पहले मेरी बात सुनिए, इसी उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन होता था तो नकल अध्यादेश समाप्त कर दिया जाता था। क्या बात करते हैं, युवा पीढ़ी का जितना नुकसान अतीत के विपक्ष के लोगों ने किया है। और हम अगर कहीं किसी की गलती से कोई दोष कहीं सामने आता है तो उसके खिलाफ सरकार बहुत कड़ाई से काम कर रही है। आपने देखा कि उसके बाद की परीक्षाएं कितनी शानदार हुई। अब आप बसपा को किस तरह से देखते हैं? एक कभी स्वर्णिम युग था, 2007 में उनके 206 विधायक आए थे, बहुमत की सरकार बनाई थी। आज न कोई सांसद नहीं है, एक विधायक है, कैसे देखते हैं आप उसको? मैंने कहा, राजनीति का उतार चढ़ाव चलता रहता है। किसी ने कहा है ना कि कभी चलेंगी हवाएं, कभी बुझेंगे चिराग, चले चले ये तमाशा तो रात भर होगा। ये राजनीति, सियासत है, ये उतार चढ़ाव चलता रहता है। किसी का अच्छा दिन, किसी का बुरा दिन, ये एक शाश्वत प्रक्रिया है। और उसको किसी का कमज़ोर होना आप ऐसे नहीं कह सकते, वो मिटना, उठना, मजबूत होना, ये समय का चक्र है, चलता रहेगा उसको। चलिए, समाजवादी पार्टी को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी हुंकार भर रही है कि 2027 में, देखिए, पार्टी, समाजवादी शब्द तो बड़ा अच्छा शब्द है, लेकिन जो लोग उसके नाम पे सियासत करते हैं वो परिवारवादी लोग हैं।
समाजवाद शब्द को की परिभाषा शायद वो लोग भूल चुके हैं। सिर्फ एक परिवार के लिए जीना, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को, दुनिया के सबसे बड़े सूबे को चलाने का ख्वाब पाला, उनको मौका मिला था। आपने देखा कि 5 साल इस देश की जनता ने भरोसा करके उनको मौका दिया और वो अपने को साबित नहीं कर पाए। तो जनता से बड़ा कौन है? वोटों की ताकत से समाज के लोग, जनता की जो वोटों की ताकत है ना, वो आपको एहसास, आपके कर्मों का फल आपको दे देते हैं। जो अच्छा करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो खराब करेगा, जो गलत करेगा वो मीलों पीछे। आप अच्छा कर रहे हैं। आप खुद बता दीजिए कि हैट्रिक लगाने के लिए आप इस बार कितने का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या 300 के पार? मैंने आपसे कहा ना कि कोई चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की हो, देश की हो, वो कभी काम भी नहीं करती। बस जो समाज को बदलने का जो बीड़ा उठाया है, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने का, किसान के, मजदूर के, मातृशक्ति के, युवाओं के सपनों को, इस देश के कुछ चंद नौजवानों के प्रयासों का फल है कि विक्रम जैसा आपने एक रॉकेट स्थापित कराया ना, जिसके लिए अभी स्पेस जो दुनिया की दूसरी कंपनियां 4 बार के प्रयास में जो कर पाई, वो भारत के नौजवानों ने एक बार में करके दिखाया। उसके साथ साथ में इसरो के 100 साइंटिस्टों ने, अरे भाई, हम नौजवानों को प्रेरणा नहीं देंगे, उनका साथ नहीं देंगे, उनको आगे, मैंने कहा ना कि यही सपना है देश के प्रधानमंत्री जी का कि हमारे नौजवान तरक्की करें, आगे बढ़ें, देश तरक्की करे, मातृशक्ति ताकतवर हो, हमारा किसान मजबूत हो, हमारा गरीब का जीवन स्तर में बदलाव, हम उसके लिए काम कर रहे हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और चुनाव तो एक नेचुरल फिनोमेना है, एक ऐसी प्रक्रिया स्वाभाविक जो आएगी, हम लड़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। आप चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने आयुष विभाग को लेकर के और राजनीति को लेकर के? आयुष को अपनाइए जी, और स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। स्वस्थ रहेगा भारत तो दुनिया का विश्व गुरु बनेगा भारत। और एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, स्वस्थ मस्तिष्क रहता है और उसकी आत्मा तक पवित्र होती है। अगर आप योग करिए, आयुष की दवाओं का उपयोग करिए, अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करिए, अपने खान पान को, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, आपने इस बार योगा का, तो हम समाज के उन बुजुर्ग से लेकर नौजवान और बच्चों तक, हमारी मातृशक्ति तक का जो सपना है कि देश का हर व्यक्ति आयुष को अपनाए और स्वस्थ रहे, निरोग रहे और अपनी ज़िंदगी में तरक्की करे, आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये है दयाशंकर मिश्र दयालु जी, जो कह रहे हैं कि आयुष विभाग की कोशिश है कि कैसे व्यक्ति स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा विराजमान करती है। और आदमी जब स्वस्थ रहता है तो प्रदेश तरक्की करता है और देश तरक्की करता है, उसकी आर्थिक तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है। उनकी कोशिश है कि जो आयुष विभाग है वो और उसको एक्सपेंड किया जाए। लगातार नए कॉलेज और नए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं और आइंदा इसको और आगे बढ़ाया जाए, यही उनकी लगातार कोशिश है। अब ये कितना खरी उतर पाएगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हैट्रिक लगाने की बात है कि बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के लिए काम नहीं करती है, वो लोगों के उत्थान के लिए काम करती है। और यही कारण है कि प्रदेश की जनता एक बार फिर से तीसरी बार सरकार बनाएगी और वो आगे बढ़ेगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। हमारी टीम के साथ में हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष एक ऐसे ही शख्स के साथ।